हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इससे पहले हमने पढ़ लिया था यूनिट एंड डायमेंशन। बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन तो एक तरह से आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फिजिक्स का जो स्टार्टिंग हुई है वो इसी चैप्टर से हुई है, जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना है मोशन। अब इसमें जो फिजिक्स है, जैसे ये मैकेनिक्स का पार्ट है, तो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स होती क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद मूविंग ऑब्जेक्ट और मोशन। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन आपको आना चाहिए। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। अब इसके भी 3 पार्ट है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरा काइनेमेटिक्स। Kinematics is the branch of physics in which we study motion without cause. मोशन की स्टडी की जाती है, लेकिन कॉज किस कारण से हो रहा है इसकी हम स्टडी नहीं करते। दैट इज द काइनेमेटिक्स। अब तीसरा इसका पार्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Dynamics is the branch of physics or is the branch of mechanics in which we study the motion with cause. Cause के साथ हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो काइनेमेटिक्स के आपका चैप्टर है, 3rd चैप्टर काइनेमेटिक्स का ही है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम कॉज नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद 4th चैप्टर ये आपका काइनेमेटिक्स का है। इसके बाद जो आपका 5th आता है वो डायनेमिक्स का है, लॉज ऑफ मोशन। बाद में फिर वो डायनेमिक्स के हैं। तो आपका जो 3rd चैप्टर है इस पे है काइनेमेटिक्स। इसलिए थोड़ा मैंने बताया था मैकेनिक्स की भी स्टैटिक्स तो हम अब हाइड्रोस्टैटिक्स भी होती है, जो आपके 11th-12th में ही नहीं है, रेस्ट पे होता है। थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह थोड़ा बता के फ्लूइड वाले चैप्टर में छोड़ देंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। काइनेमेटिक्स की आपके 3rd-4th चैप्टर है, तो इसको 3rd चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरल आउटलाइंस बताइए। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें सिर्फ मोशन को स्टडी किया जाता है विदाउट कॉज। उसके कॉज का स्टडी नहीं करते, किस कारण से हो रहा है ये हम नहीं ढूंढते हैं। लेकिन डायनेमिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं और ये भी ढूंढते हैं किस कारण से हो रहा है, विद कॉज के साथ पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें आपके आता है चैप्टर में सबसे पहले ही नाम आ रहा है मोशन। तो हमें मोशन का पता होना चाहिए। मोशन होता क्या है बताओ? मोशन क्या है? अब 2 टर्म ये छोटी क्लास में भी आ चुका होगा, मोशन एंड रेस्ट। मोशन, यस, नहीं आया ध्यान? एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट said to be in motion if it change its position with respect to time or another object। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलते हैं वो मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं वो रेस्ट में। तो मोशन की डेफिनेशन समझ में आया? मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। या तो टाइम के रेस्पेक्ट में बोल दो या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बोल दो, वो मोशन होता है। और रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जहां है वहीं पे है, तो रेस्ट में।
किस जो देख रहा है ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में, तो रेस्ट में बोला जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है मोशन और रेस्ट दोनों ही रिलेटिव है, किसी ना किसी की रेस्पेक्ट में बोला जाता है। मोशन ऑलवेज रिलेटिव है। रिलेटिव का मीनिंग मैं बताता हूं। देखो जैसे हमने सपोज किया एक ट्रेन चल रही है, अभी ट्रेन में दो पैसेंजर बैठे हुए ए और बी पास पास में, सी अर्थ पे बाहर खड़ा हुआ ग्राउंड पर और ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेन ऐसे मूव कर रही है। अभी सपोज बी किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो सी की रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन में हैं। ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन में बैठे हुए ए और बी हैं, तो सी के रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन में हैं, क्योंकि सी देख रहा है इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो सी बोलेगा ए इज इन मोशन, बी इज इन मोशन। सी बोलेगा ए मोशन में है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ए पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब इसको ऐसे सपोज कर लेना, बेसिकली वो सिर हिलाता है तो भी मोशन हो जाता है। सपोज कर लो ए और बी स्टैचू बन के बैठे हुए हैं, तो पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे, तो बी के रेस्पेक्ट में ए पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। बी क्या बोलेगा ए एट रेस्ट, बी बोलेगा ए रेस्ट पर है, सी बोलेगा ए मोशन पे है, सी बोलेगा ए मोशन में। इसीलिए मोशन रिलेटिव होता है। ऑब्जर्वर कौन है उसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। जनरली हम जैसे बोलते हैं कार मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड, जैसे कार की स्पीड बोली जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ होती है वो। यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो रेस्ट में हो। ऑल थिंग्स प्लैनेट स्टार्स ऑल आर मूविंग। तो रेस्ट में तो बेसिकली कुछ है नहीं, एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ है ही नहीं। एब्सोल्यूट मोशन भी हम नहीं पढ़ते हैं, मोशन हम पढ़ते हैं किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। जो सिंपली हम मोशन की बात करते हैं वो अर्थ की रेस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं। जैसे अब इसी में था ना, बी बोलेगा ये रेस्ट में, सी बोलेगा ये मोशन में, क्योंकि ए टाइम के रेस्पेक्ट में सी के साथ तो पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन बी के साथ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मोशन की डेफिनेशन वही है, ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन में तभी होगा जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो मोशन की सिंपल डेफिनेशन यही है, ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और रेस्ट की डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेस्ट में हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म और आती है, फिर मोशन की थोड़ा टाइप बताते हैं आपको। एक आता है पॉइंट मास। अब पॉइंट मास बेसिकली जैसे ये डस्टर है, अब इसको मैंने यहां से लिया और 10 सेंटीमीटर मूव करा दिया। जैसे डस्टर यहां से और 10 सेंटीमीटर मूव करके यहां गया, तो इस 10 सेंटीमीटर के कंपेयर में इसकी साइज नेग्लिजिबल नहीं है, तो ये पॉइंट मास नहीं हो सकता। यानी ट्रेवलिंग डिस्टेंस अगर उसकी साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तब हम बोलते हैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास। वो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हो सकता है। जैसे हम सन की बात करते हैं, सन और अर्थ, अब इनके सन और अर्थ दोनों की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन जब सन और अर्थ के बिटवीन डिस्टेंस की बात करते हैं तो अर्थ एक पॉइंट हो जाएगा और सन एक पॉइंट हो जाएगा। तो सन एक्ट करेगा पॉइंट मास की तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, और अर्थ भी एक्ट करेगा पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इनकी साइज के कंपेयर में। तो ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेंगे। तो पॉइंट मास वही होता है। इसके क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, जैसे आप पढ़ोगे ना पीछे, तो एग्जाम में भी आ जाते हैं पॉइंट मास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस ये आ रही है या दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कंसीडर होगा। जैसे हम ट्रेन की बात करते हैं, अब ट्रेन की नियर अबाउट 1 किलोमीटर डिस्टेंस या 800 मीटर लेंथ होती है उसकी, 1 किलोमीटर लेंथ या 800 मीटर इतनी तो लगभग होती है। अब कोई भी दो पास के स्टेशन, कोई भी दो ले लीजिए आपके जो भी पास में, जैसे सपोज एक ए स्टेशन है और एक बी स्टेशन है, इनका डिस्टेंस सपोज
3 किलोमीटर है। ट्रेन यहां से चलती है ए से बी पे आके रुक जाती है। अब इस मोशन की ए से बी की हम स्टडी कर रहे हैं। ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी हुई 3 किलोमीटर। तो ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये ट्रेन ए स्टेशन से चल के, अब सपोज ये कुछ भी ले लीजिए, आप जयपुर ले लीजिए, और ये चल के जम्मू पहुंच जाती है, तो ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में काफी ज्यादा हो जाती है। जैसे दिल्ली से जम्मू चली गई या जम्मू से कन्याकुमारी चली गई, अब जम्मू तो ऊपर है कन्याकुमारी नीचे है, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई, तब ट्रेन की पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो आपको पॉइंट मास पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने में यही देखना है जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, उस जिस रेफरेंस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस उसकी साइज के कंपेयर में अगर ज्यादा है, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद मोशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट, एक बार फिर से बता देता हूं कि चैप्टर ही मोशन का है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा या किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। अब पहला रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, तो इसमें सिंपल डेफिनेशन ये है, आ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आ पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ ही बोल दीजिए, आ पॉइंट मास मूविंग along a line. A point mass moving along a line is known as the rectilinear motion. कोई पॉइंट मास एक लाइन के अलोंग ऐसे ये डस्टर मूव कर रहा है और ये 1 किलोमीटर चला गया, 800 मीटर चला गया, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन ये होगा, अ पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए लाइन इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, देखो इसमें आपने क्या लिया था पॉइंट मास, इसमें एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं होगा, कहने का मीनिंग पॉइंट मास नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए लाइन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए लाइन, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए लाइन, ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे डस्टर 20 सेंटीमीटर मूव कर गया तो इसकी साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये पॉइंट मास नहीं हो सकता, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे ही आपका रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ अंतर ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट था, साइज कंसीडरेबल नहीं है, यहां साइज को कंसीडर किया जाएगा। तीसरा आता है आपका सर्कुलर मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट, सर्कुलेटरी मोशन जैसे नाम से ही पता लगा सर्कल में मूव करेगा, लेकिन इसमें पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ, दैट मोशन इज नोन एज द सर्कुलेटरी मोशन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास, अ पॉइंट मास मूविंग along a circular track, along a circular track,
अ पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलेटरी मोशन। फोर्थ आता है आपका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, अब रोटेटरी मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट, इसमें पॉइंट मास नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ। अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको आना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं, रेक्टिलिनियर मोशन, पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए लाइन, यानी इसकी साइज कंसीडर नहीं है, कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें साइज नेग्लिजिबल है, साइज कंसीडर होगी। सर्कुलेटरी मोशन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। इसके बाद रोटेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग, दोनों ही सर्कुलर पाथ हैं, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट यानी उसकी साइज कंसीडर की जाएगी। इसके अलावा आपके डायमेंशन से रिलेटेड, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितनी हमें कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड और किया है, वो टाइप्स थोड़ा सा अलग है। तो वो इसमें अब वो बता रहा हूं टाइप्स में। ये तो आपके हो गए पॉइंट मास और मूविंग, किस मूव कैसे कर रहा है सर्कुलर और लाइन पर। और टाइप्स ऑफ मोशन में कोऑर्डिनेट्स को से किसी मोशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है वो टाइप्स हैं मोशन की। तो पहला आता है 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन सिंपल। अब इस देखो ऐसा है, फिजिक्स में बेसिकली आपको ये इसकी टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, ऐसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ये नहीं पूछेंगे डिफाइन 1 डायमेंशनल मोशन, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आपको सेट हो जाना चाहिए माइंड में 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अगर डेफिनेशन आ भी जाती है तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख दीजिए। 1 डायमेंशनल मोशन वो मोशन जिसमें को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो। 1 डायमेंशनल मोशन आर दोज मोशन विच कंप्लीटली डिस्क्राइब ओनली 1 कोऑर्डिनेट। विच कब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, विच कंप्लीटली डिस्क्राइब why only 1 कोऑर्डिनेट। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी ये है दिल्ली, दिल्ली से कोई कार चलती है जयपुर के लिए, दिल्ली से कोई कार चलती है जयपुर के लिए, रोड दिल्ली टू जयपुर है, कंफर्म पता होना चाहिए। तो बोलता है दिल्ली टू जयपुर रोड पे कार की पोजीशन, यानी बोल रहेगा 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो ये पोजीशन एक आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, कार की पोजीशन कहाँ है, 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। लेकिन ये पता होना चाहिए दिल्ली टू जयपुर रोड पर, दिल्ली टू जयपुर रोड पर कार 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी एक ही डायमेंशन से, 100 किलोमीटर से। इसका मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन का आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, फिर वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन, ये रोड जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में तो सीधा रोड, लेकिन आपको कंफर्म पता होना चाहिए अलोंग द रोड जाना है 100 किलोमीटर, आपको कार या वो पोजीशन आपको मिल जाएगी। वो 1 डायमेंशन मोशन आता है। जैसे अब ये सपोज कर लीजिए कोई भी ग्राउंड ले लीजिए, फील्ड ले लीजिए, आप यहां से मेजर कर रहे हो, आपको बोला जाए किनारे पे चले जाओ 10 मीटर दूर, आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो ये 1 डायमेंशन मोशन है।
किनारे किनारे जाना है, ऐसे नहीं जाना है। यहाँ से वो आपको बोलेगा ओ से डी तक किनारे किनारे जाओ 10 मीटर डिस्टेंस पर, वो बी पॉइंट है। तो आप एक ऐसे किनारे किनारे जाके बी पे पहुंच जाओगे, वो 1 डायमेंशन मोशन हो गया। सिर्फ एक डायमेंशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा आपका आता है 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन डेफिनेशन इसी तरह से, विच कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय 2 कोऑर्डिनेट, या जिस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है? 2 कोऑर्डिनेट। इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। 2 डायमेंशन मोशन जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। जैसे सपोज ये टेबल है, जैसे घर पर टेबल होती है, उसका ये कॉर्नर है, यहां से आपको डिस्क्राइब करना है। अब कोई इंसेक्ट यहां से चला, यहां से तो आपको डिस्टेंस बतानी है, चल के यहां आ गया और यहां से इसका डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो एक डायमेंशन से क्लियर नहीं होगा। टेबल पर कहीं भी फ्लोर पर जाएगा, आप बोलोगे ओ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो 10 सेंटीमीटर आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे, तो एक क्लियर पोजीशन नहीं आ रही। तो क्लियर पोजीशन के लिए आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर और 30 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल, तो 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट हो गई। एक तो ये एंगल और 10 इतनी एंगल बनाते हुए इससे 10 सेंटीमीटर चले जाओ, पोजीशन ये फिक्स आ जाएगी। इंसेक्ट कहां पर है वो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे आपने 2 डायमेंशन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही पढ़े, इस एक को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, सपोज इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस ले लिया एक्स, ये ले ली वाई, और ये कोऑर्डिनेट में एक्स वाई आप ऐसे दिखा देते हो। इसका कोऑर्डिनेट एक्स, यानी एक पे पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना पड़ेगा एक्स डिस्टेंस, और वाई के लॉन्ग जाना पड़ेगा वाई डिस्टेंस। तो ये पोजीशन क्लियर आपको पता लग जाएगी पॉइंट ए पॉइंट कहां पर है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। तो ये 2 डायमेंशन मोशन है। अब 2 डायमेंशन मोशन तो बहुत सारे हैं, जैसे फुटबॉल, किसी ग्राउंड पे खेल रहे हो, कोई बच्चा भाग रहा है, या फुटबॉल में आपने बॉल कोई लुढ़का दी, यहां गई, तो एंगल के साथ बता सकते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से बता सकते हो। कोई भी फील्ड पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इंसेक्ट चल रहा है, तो उन सब की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, वो 2 डायमेंशन मोशन होगा। तीसरा आप ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल है। अब तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन। अब 3 डायमेंशनल मोशन में क्या है? वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। A motion which completely described by 3 coordinate, that is known as the 3 dimensional motion. अब 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? जैसे टेबल पर या कमरे के फ्लोर पर कोई इंसेक्ट, यहां से हम मेजर करें, इंसेक्ट चला और हवा मुड़ गया, यहां आ गया, इंसेक्ट चला ऐसे चलते चलते हवा मुड़ के इधर आ गया। अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक्स के लॉन्ग भी बताना पड़ेगा, डिस्टेंस एक्स, वाई के लॉन्ग भी बताना पड़ेगा, और हाइट भी बतानी पड़ेगी। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ गई? एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ गई। वो 3 डायमेंशन मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ग्राउंड पे चल रहा है, और जैसे आपने फुटबॉल के ग्राउंड पे फुटबॉल में किक मार दी, हवा में ऐसे गई हो, अब हवा में जब पोजीशन बताओगे किसी एक पॉइंट को लेके, ग्राउंड के एक कॉर्नर को लेके, तो एक्स वाई और हाइट, एक एक्सेस के लॉन्ग, वाई एक्सेस के लॉन्ग और जेड एक्सेस के लॉन्ग, तीनों कोऑर्डिनेट बताने होंगे, तो वो 3 डायमेंशन मोशन है। तो 1 डायमेंशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट, 2 डायमेंशन 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट, 3 डायमेंशन मोशन नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपकी सिंपली ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 1 डायमेंशन मोशन में वैसे बनेंगे, आपको पहचानना होगा ये 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी आना चाहिए।